टुडेज टॉपिक इज कंट्रासेप्टिव मेथड, जिसके नाम मैंने आपको ऑलरेडी लिखाए थे। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। कंट्रासेप्टिव मेथड दिख नहीं रहा है। कंट्रासेप्टिव मेथड को वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन पॉपुलेशन कंट्रोल दीज कंट्रासेप्टिव मेथड। ये जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, इनका पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा था। जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको कंट्रोल करने में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 6 मेथड है जिनको वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। नंबर 5 नेचुरल या जिसको ट्रेडिशनल कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड। डिटेल से इस मेथड को डिस्कशन करेंगे। सेकंड जो मेथड है वो है बैरियर। थर्ड मेथड है आईयूडी, और आईयूडी की फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। फोर्थ मेथड है ओरल कंट्रासेप्टिव, जिसमें सहेली का नाम सुना है आप लोगों ने, कंट्रासेप्टिव। एग्जाम में भी आती है और लेते हैं कि ये एक ही फिजिक्स है, मतलब एक ही टैबलेट्स है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कंट्रासेप्टिव। नंबर 5 है इंजेक्टेबल्स या इम्प्लांट्स। ये भी ओरल कंट्रासेप्टिव की तरह ही रहता है। ओरल कंट्रासेप्टिव मींस रहता है इसको माउथ से, मुंह से डायरेक्ट, जैसे हमें फीवर वगैरह हो जाता है तब हम टैबलेट यूज में लेते हैं बाई माउथ, उसी प्रकार से ये ओरल कंट्रासेप्टिव्स होते हैं। जो इफेक्ट होता है इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट, इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट सेम। हम केमिकल की बात करें तो ओरल कंट्रासेप्टिव टैबलेट्स के अंदर जो केमिकल्स रहते हैं वही इंजेक्टेबल या इम्प्लांट्स के अंदर रहते हैं, बट इनको जो लेने का तरीका है वो डिफरेंट है। ओरल कंट्रासेप्टिव बाई माउथ लिए जाते हैं, मुंह से लिए जाते हैं टैबलेट्स के रूप में, और इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट ये अंडर स्किन, स्किन के नीचे बाई निडल की हेल्प से लिए जाते हैं। और लास्ट वाला, फर्स्ट और लास्ट दोनों में देखो थोड़ा सा सर्जिकल मेथड है जिसको स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, सर्जिकल मेथड। जो वन मेथड है इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होती है, बट इसके फेलियर के चांसेस मोर होते हैं, ज्यादा रहते हैं। और ये लास्ट वाला सर्जिकल जो मेथड है इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, उसकी भी बहुत कम संभावना है, लेकिन इसके फेलियर कंट्रासेप्टिक्स के रूप में ये फेल हो जाए इसकी संभावना बिल्कुल जीरो है। यानी ये पावरफुल एफिशिएंसी रखता है इन द फॉर्म ऑफ कंट्रासेप्टिक, पावरफुल। इसमें सर्जिकल मेथड से फेलोपियन ट्यूब और बास डिफरेंस दोनों को या तो काट करके बांध दिया जाता है, टाई अप कर दिया जाता है, या उनमें कट लगा दिया जाता है। तो ये 6 मेथड है जिनको हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। नंबर फर्स्ट है नेचुरल या ट्रेडिशनल। ये तो मैं उस दिन भी लिखवा दिए थे, है ना, उस दिन शायद ये अलग अलग लिखवाए थे दोनों, है ना, बाकी दोनों का मतलब एक ही है, इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स का। टुडे फर्स्ट नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड।
नहीं, कब काम Natural methods work at the principle of avoiding chance of the ovum and sperm meeting. ये जो नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड है, ये इस प्रकार की कंडीशन अवेलेबल करवा देता है जिससे स्पर्म की ओवम के साथ मीटिंग नहीं हो पाती है। स्पर्म एंड ओवम इनकी मीटिंग नहीं हो पाती है। ये फैसिलिटी नेचुरल या ट्रेडिशनल जो मेथड है, इसमें इस प्रकार की कंडीशन अवेलेबल करवाई जाती है या इस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होता है कि इसमें स्पर्म और ओवम दोनों की मीटिंग नहीं हो। अब इसके 3 टाइप्स है ना। नेचुरल जो ट्रेडिशनल मेथड्स है, इसको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, यानी किस प्रकार से हम इन दोनों की मीटिंगों को अवॉइड कर सकते हैं, यानी ऐसी कौन सी प्रिंसिपल्स है जिनके बेस पर इन दोनों की मीटिंग नहीं हो, यानी ये दोनों फ्यूज नहीं हो, दोनों का अगर मीटिंग नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन चांस नहीं होगा। फर्स्ट है पेरियोडिक एब्सेंटीनेस। पेरियोडिक एब्सेंटी एब्सेंटीनेस है ना, बताऊंगा इसको। एक्चुअली में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कशन किया है, तो एक जो फिक्स टाइम होता है उसके अंदर ही ओवम का सिक्रेशन होता है। तो उस ओवम का जो सिक्रेशन होता है, ओवम जब रिलीज होता है, उस टाइम को फर्टाइल के रूप में इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो उस टाइम में उसको एब्सेंट किया जाए, पीरियोडिक एब्सेंट टाइम है, उस टाइम से अवॉइड किया जाए। तो एक तरीका तो ये हो सकता है, और अनदर रीजन है विथड्रॉल। विथड्रॉल 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 या इसका अनदर नेम है इसका कोइटस कोइटस इंटरप्शन। इंटरप्शन विथड्रॉल है ना। इसका भी प्रिंसिपल वही बेस है कि इससे भी स्पर्म और ओवम की मीटिंग को स्टॉप किया जाता है। और थर्ड है लैक्टेशनल, यानी ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को, उसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमोनेरिया। LACTATIONA लैक्टेशनल। लैक्टेशन होता है कि नहीं, सिक्रेशन ऑफ मिल्क, बेबी की ब्रेस्ट फीडिंग। इसमें लैक्टेशनल में रुकावट या प्रिवेंशन एमेनेरिया कहलाती है। एमेनोरिया एमेनोरिया। ये 3 टाइप्स है जिनके बेस पर स्पर्म और ओवम की मीटिंग को स्टॉप किया जाता है ना। लैक्टेशनल एमेनेरिया यानी जब बेबी है उसको जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है, बेबी को जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है उस दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, और ये भी टाइम की एक फिक्स लिमिट है अबाउट 6 मंथ, यानी उस टाइम तक ना तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं होगा तो ओवम का सिक्रेशन नहीं होता है, जिससे फर्टिलाइजेशन चांस बहुत कम रहते हैं। इसी प्रकार से विथड्रॉल और कोइटस इंटरप्टेशन, यानी जो सीमन है उसको ही सीमन है ना, इसको ही बाहर निकाल दिया जाए, तो ये दूसरा तरीका है। और पीरियोडिक एब्सेंटीनेस, ये जो मैंने फर्स्ट टाइप से जो आपको बताया था, यानी एक जो निश्चित टाइम रहता है ओवम का जिसमें ओवम सीक्रेट होता है, उसको बोलते हैं फर्टाइल फर्टाइल पीरियड।
उस टाइम को कहा जाता है फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड, और इसका टाइम फिक्स रहता है लगभग 10 to 15 डेज या 16 डेज। हालांकि हम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कशन किया तब हमने बताया था कि 14th डे पर ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन 14th डे ओवुलेशन। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू हेल्थ, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल, इसमें कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं, क्योंकि ये साइंस है जिसके अकॉर्डिंग हमने एक एवरेज टाइम 14 माना, लेकिन ये एवरेज टाइम कुछ लो और कुछ हाई भी हो सकता है। इसलिए इसका जो फेवरेबल टाइम माना जाता है कि भैया अगर कम भी होगा तो ये मिनिमम 10 डेज तक आएगा। उसके बाद मैक्सिमम 17 डेज तक। तो इस टाइम को अवॉइड किया जाए, ये फर्टाइल पीरियड कहलाता है। फर्टाइल पीरियड कहलाता है। इस टाइम को एब्सेंटीनेस किया जाए, तब क्या होगा, इससे स्पर्म जो होगा वो ओवम के साथ मीटिंग नहीं कर पाएगा। तो ये ट्रेडिशनल या नेचुरल मेथड्स थे। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है बैरियर्स। नेक्स्ट मेथड है, दिख रहा है कि इधर आपको थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था ना। कितने बच्चे ज्वाइन हो गए, कुछ और हुए कि ज्वाइन? काफी ज्वाइन। ये गौरव नया ज्वाइन हुआ है आज। जैनुअल आ गई, मार्क्स देख लिए जैनुअल अपने। और अभी मैं लिंक भेज दूंगा, है ना, तो उसमें आप लोग अपने मार्क्स रेस्पॉन्स भी देख लेना आता होता है ना। अभी मैंने भेजी थी, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसमें क्लरिकल मिस्टेक हो गई थी। हाँ, तो उसके लिए मैं आप लोगों को लिंक भेजूंगा दोबारा, तो आप लोग उसमें आंसर भी आएंगे ना, रेस्पॉन्स हाथों हाथ मिल जाएगा आपको। ठीक है, अभी क्लास जैसी होगी तो मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा। नेक्स्ट जो मेथड है कंट्रासेप्टिव मेथड, वो है बैरियर्स। ये रब कर दूं मैं, बाकी आप और बुक से एक बार रीड कर लेना, सिंपल है। सेकेंड जो कंट्रासेप्टिव मेथड है वो है बैरियर। बैरियर का मीनिंग जैसा कि हमें शब्द से ही लग रहा है, बैरियर, BARRI किया। इसका भी जो प्रिंसिपल ट्रेडिशनल मेथड्स का था, वही मेन प्रिंसिपल इसका है। ये भी मीटिंग को ही अवॉइड करता है, प्रिवेंट करता है, फिजिकली रूप से रोकता है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि ये स्पर्म और ओवम दोनों की जो मीटिंग है उसको प्रिवेंट करता है, बट ये फिजिकली रूप से प्रिवेंट करता है। फिजिकली फिजिकली रूप से जो स्पर्म और ओवम है उनकी मीटिंग को ये स्टॉप करता है। कुछ ऐसे बैरियर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से फिजिकली रूप से हम इनकी मीटिंग को अवॉइड करवा सकते हैं, है ना। ये कुछ मेल्स और फीमेल्स दोनों के ही रहते हैं, मेल्स और फीमेल्स, जो कि जनरली रबड़ वगैरह के बने रहते हैं, मेड अप ऑफ रबड़, मेड अप ऑफ रबड़, या लेटेक्स के बने रहते हैं ना, लेटेक्स, लेटेक्स सी। तो मैं कुछ ऐसे बैरियर्स है, उनका वन बाय वन नाम लिख देता हूँ। एक तो सबसे फेमस जो ब्रांड के नाम से मशहूर है और मेल में यूज की जाती है, उसके अलावा कुछ फीमेल्स में भी है ना। फीमेल्स के जो बैरियर्स है उनके नाम डायफ्राम फीमेल। ये कुछ बैरियर्स है जो फीमेल में यूज किए जाते हैं, डायफ्राम, डायफ्राम।
सर्वाइकल कैप। इनका जो मेन मोटिव है, ये क्या करता है, ये सेल्फ इंसर्टेड रहते हैं और इनमें डॉक्टर्स की हेल्प की जरूरत नहीं रहती है, किसी प्रकार के मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत नहीं होती है, सेल्फ इंसर्टेड है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल इनका यही है कि इन पे मेडिकल हेल्प की जरूरत नहीं होती है, सेल्फ इंसर्टेड है। सर्वाइकल कैप यानी ये सर्वाइकल पर लगाई जाती है, सर्वाइकल कैप। बर्ड, ये नाम अलग है बट ये सारे सर्वाइकल वगैरह उसको कैप करने के काम आता है, उसको कवर करने के काम आता है। जितने भी ये जो बैरियर्स है, मेल्स और फीमेल्स, ये दोनों में यूज किए जाते हैं। इधर वाले ये फीमेल्स के हैं और ये मेल्स वाले बैरियर्स है। तो इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, ये हमें एसटीडी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है इनसे भी प्रिवेंट करते हैं। तो ये कुछ इसके अलावा बैरियर्स के रूप में कुछ जेलीज वगैरह का भी यूज किया जाता है ना, स्पर्मिसाइडिकल पे, यानी जो स्पर्म को किल करने का काम करती है, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स। कुछ जेल्स होती है, जेल्स फॉर्म फॉर्म ये बहुत ही इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव मेथड्स है, जिनको हम कंट्रासेप्टिव के रूप में यूज करते हैं। ये सारे डिस्पोजल है, एक बार यूज करने के बाद इनको यूज एंड थ्रो कहा जाता है। और सबसे फेमस जो एसटीडी है वो है एआईडीएस, जिसका आज तक कोई भी उपचार नहीं है, यानी बचाव ही उपचार है। तो ये इस प्रकार के जो बैरियर्स है, इसके अलावा इस डिजीज का प्रिवेंशन ब्लड से भी होता है। ब्लड, लेकिन हम ब्लड को हम डायरेक्टली कहीं से यूज नहीं कर सकते, ये ब्लड बैंक की हेल्प से ब्लड ट्रांसफर किए जाते हैं और वहां पर इन डिजीज की और भी डिजीज होती है जिनको टेस्टेड किया जाता है, जिनकी जांच की जाती है। तो जो मोस्ट ऑफ चांस रहता है वो यहीं पर रहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसकी सहायता से इनके इन्फेक्शन का चांस ज्यादा रहता है। तो ये जो सेकंड कंट्रासेप्टिव मेथड था। इसके बाद थर्ड वाला है यूटीएस, आईयूटी, है ना, आईयूटी। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है थर्ड जो मेथड है उससे, क्योंकि ये जो दोनों मेथड हमने पढ़े हैं ये काफी सिंपल भी है और समझने में भी इनको दिक्कत नहीं है, याद भी हो जाते हैं। बट ये आईयूडीज है, ये आपको कंफ्यूज करता है और यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। आईयूडीज, सबसे पहले तो हमें इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। थोड़ा एक बार आप रीडिंग कर लोगे तो ये समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये सेल्फ इंसर्टेड नहीं है, इनमें हमें हेल्प की जरूरत रहती है, डॉक्टर यानी मेडिकल सपोर्ट की जरूरत रहती है, ये डॉक्टर्स की सहायता से ली जाती है, मेडिकल सपोर्ट एक्सपर्ट नर्स की जरूरत रहती है। आईयूडी को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, और थर्ड वाली है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। प्रश्न यहीं से आता है ना, इनके टैब से प्रश्न आता है। तो फर्स्ट है नॉन मेडिकेटेड, फर्स्ट इज नॉन मेडिकेटेड, है ना। मैं इधर से मिटा देता हूँ, थ्री टाइप्स यही लिख देता हूँ। नंबर वन, नॉन मेडिकेटेड
आयोडीज, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। और इसका बेस्ट एग्जांपल है लिप्स लूप, लिप्स लूप। बस ये एग्जांपल ही पूछे जाते हैं। एग्जांपल है इसका नॉन मेडिकेटेड आयोडीज का लिप्स लूप। दूसरा है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, यानी इसमें कॉपर आयन, कॉपर क्या है, मेटल नॉन मेटल, कॉपर ये कोलाइडल फॉर्म में होता है ना। हमारी मेडिसिन वगैरह उनमें भी बहुत सारे मेटल पाए जाते हैं कि नहीं, पाए जाते हैं कि नहीं, यस या नो, पाए जाते हैं। आयरन की टेबलेट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है कि नहीं, स्कूल में बांटी जाती है, महिलाओं को बहुत खिलाई जाती है। तो क्या उसमें डायरेक्ट हम आयरन को पीस के ले सकते हैं क्या? घर में भी तो बहुत आयरन रहता है, फिर उसकी कमी कैसे हो गई? कि उसका रीजन ये है कि हम सिर्फ कोलाइडियल फॉर्म में ही उसको यूज में ले सकते हैं, कोलाइडियल फॉर्म। और ये टैबलेट्स वगैरह सिरप वगैरह इनमें कोलाइडल फॉर्म में मिलता है। तो कॉपर रिलीजिंग आयोडीन, कॉपर रिलीजिंग आयोडीन, है ना। एग्जाम्पल ही हमें लर्न रखना है यहाँ पर। और इसके 3 एग्जाम्पल है कॉपर टी। इसका तो बहुत नाम रेडियो वगैरह पे, टीवी पर हम बहुत सुना करते थे। जब भी समाचार वगैरह आते थे विविध भारती वगैरह पे, तो इसका ऐड जरूर आता था। Q7 मल्टी लॉर्ड, इनके नाम आपको याद रखने हैं। मल्टी लॉर्ड 375। और थर्ड वाला जो है आयोडीज, उसको बोलते हैं हार्मोन रिलीजिंग। इसका मतलब ये कॉपर रिलीज करता है। और थर्ड वाला है हार्मोन रिलीजिंग, इसका इट मींस वो हार्मोन को रिलीज करेगा। किसको रिलीज करेगा? हार्मोन को। तो थर्ड है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। और इसके भी हमें एग्जांपल याद रखने हैं, प्रोजेस्टर्ड एंड LNG-20, LNG-20। और दूसरा है प्रोजेस्ट प्रोजेस्टासर्ट, इसका नाम। अब ये 3 प्रकार के आयोडीज हमें, एक तो हमें ये पता होना चाहिए, ये तो सिंपली हमें पता चल जाएगा, इसमें मल्टी लोड का नाम मैच नहीं खा रहा है और यही कंफ्यूजन करता है। ये मल्टी लॉर्ड 375, इसी से क्वेश्चन आता है, पूछता है इनमें से आयोडीज कॉपर रिलीजिंग कौन सी है ना। तो बाकी में तो कॉपर आ रहा है, इसलिए आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे। एक रख देगा मल्टीलोड 375, है ना, LNG रख देगा 20, लेफ्ट लूप रख देगा, प्रोजेस्टेड रख देगा। तो ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, है ना। बोलो बोलो। फुल फॉर्म तो क्यों नहीं होगी साहब, ये शॉर्ट नेम है। हाँ, फुल फॉर्म तो सबकी है, लेकिन हमें फुल फॉर्म के लफड़े में पढ़ना भी नहीं है ना, क्योंकि एग्जाम में आएगी भी नहीं, आपको याद भी नहीं रखनी है। और मार्केट में ये सिर्फ इन्हीं के नाम से मिलती है ना, मार्केट में इन्हीं के नाम से ये मिलती है। इसलिए आप लोग फुल फॉर्म से कोई काम नहीं है एग्जाम के पर्पज से, आप तो सीधा इनका एग्जाम्पल लड़ रखे। ये 3 प्रकार की है, नॉन मेडिकेटेड, एक तो आपको इनका टाइप पता होना चाहिए, दूसरी है कॉपर रिलीजिंग, और तीसरी है हार्मोन रिलीजिंग, है ना। ये 3 टाइप्स की आईयूडीज के बाद इनके फंक्शंस भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईयूडीज का जो मेन फंक्शन है वो फेगोसाइटोसिस है स्पर्म का विद इन द यूटेरस, है ना। इनका जो मेन फंक्शन है
आईयूडीज का मेन फंक्शन फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। इसका मेन जो फंक्शन है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब सीधा इनका भक्षण करना, डिस्ट्रॉय करना। फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, है ना, कहावत सुनी होगी आप लोगों ने। तो ये जो कंट्रासेप्टिव मेथड के रूप में आईयूडी यूज की जाती है, इनका मेन फंक्शन होता है स्पर्म को किल करना। यानी इनका मेन जो नेचर है इन 3 टाइप्स का, मेडिकेटेड का, नॉन मेडिकेटेड का, कॉपर रिलीजिंग का और हार्मोन रिलीजिंग का। सीधे से जो ये हार्मोन रिलीजिंग है, इनमें तो हार्मोन्स पाए जाते हैं, है ना। ये तो सीधा सीधा सा नाम आपको लग ही रहा है, प्रोजेस्टेरॉन, है ना।